इसमें कोई 3-4 डिफरेंट फार्मूले हैं, वो अगर आपको समझ आ जाए, उनको कैसे अप्लाई करना वो समझ आए, तो ये पूरा चैप्टर आपका हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। द थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल। इसमें से पहले बात हमने की थी किसी कंडक्टर की इंडक्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है। उसमें हमने देखा कि इंटरनल जो फ्लक्स होता है, बिकॉज करंट इज देयर इनसाइड दिस कंडक्टर, ठीक है, तो उस करंट के साथ इंटरनल जो फ्लक्स है वो भी लिंक हो जाता है, तो उसकी वजह से उसकी इंडक्टेंस इंटरनल करंट की वजह से, इंटरनल फ्लक्स की वजह से भी होती है। और उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, L internal is equal to mu naught divided by 8 pi, which is equal to 1/2 into 10 raised to power minus 7 Henries per meter। एक कंडक्टर है, उसकी पर मीटर लेंथ है, उसकी इंडक्टेंस का फार्मूला ये है इंटरनल फ्लक्स की वजह से, ठीक है। ए राउंड कंडक्टर है ऑफ कोर्स। देन वी टॉक्ड अबाउट द इंडक्टेंस ड्यू टू द फ्लक्स एक्सटर्नल टू द कंडक्टर, और उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। ये कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, तो हमने एक जनरल केस देखा था, उससे हमने देखा कि एक डिस्टेंस d1 और d2 के दरमियान, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है, एट a distance of d1 and at a distance of d2, in between these two distances there is flux, and that flux is linked with the current in the conductor, ठीक है। और हमने कहा था फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू L into I। L is the inductance of the conductor and I is the current through the conductor, ठीक है। ये उस कंडक्टर का जो है फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि एट डिस्टेंस d1 और एट डिस्टेंस d2, इन दोनों डिस्टेंसेस के दरमियान जो फ्लक्स है, यहाँ पे जो फ्लक्स है, how much this flux will contribute towards the inductance of this conductor, और उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, L external is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 log of d2 divided by d1। d2 बाहर वाला डिस्टेंस है और d1 अंदर वाला डिस्टेंस है। ये जो एक एनालस एक रीजन बन जाता है, इसमें जो फ्लक्स है उसकी वजह से हाउ मच इंडक्टेंस दिस कंडक्टर विल हैव। ऑफ कोर्स अगर हम सारे फ्लक्स को हम इंक्लूड करें, फ्लक्स बेसिकली एक्सटर्नल कहाँ से शुरू होता है, r इसका जो रेडियस है उससे फ्लक्स शुरू हो जाता है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके एक्सटर्नल सरफेस से लेकर जो d2 डिस्टेंस तक है, इसकी वजह से कितना इसकी इंडक्टेंस होगी, तो उसमें फार्मूले में सिंपली क्या आ जाएगा, 2 into 10 raised to power minus 7 log d2 डिवाइड बाई r आ जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। तो ये भी हेनरीज में है। उसके बाद फिर हमने बात की कि सिंगल फेज लाइन है, उसकी इंडक्टेंस कितनी होगी, पर कंडक्टर कितनी होगी, और लूप की इंडक्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो उसमें फिर हमने देखा कि इस कंडक्टर की जो इंडक्टेंस है, दैट इज नथिंग बट 2 into 10 raised to power minus 7 log d डिवाइड बाय r1 डैश। एक मिनट प्लीज बेटा जरा। हेलो, वालेकुम जी जी बच्चे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कब की थी? ओहो वो वाली, हाँ हाँ मैं बस आज देख लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि इंडक्टेंस जो है इट्स वेरी सिंपल फार्मूला। ये 2-3 फार्मूले हैं, इसमें 2 raised to power 2 into 10 raised to power minus 7 का फैक्टर आता है, तकरीबन सब में कॉमन है। इसमें भी हम देखते हैं इंटरनल में 1/2 है, बाकियों में 2 into 10 raised to power minus 7 का फैक्टर है। और उसके बाद log d जो है डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स डिवाइड बाय r1 डैश। r1 is the radius of this conductor, but r1 dash means that जब हमने फार्मूला ड्राइव किया था तो उसमें r की जगह हमने r1 की जगह हमने r1 डैश हमने लिखा है। फार्मूला ड्राइव करते वक्त आपको याद होगा कि r1 into e raised to power minus 1/4 का फैक्टर r1 के साथ मल्टीप्लाई होता था, ठीक है। तो यहाँ पे e raised to power minus 1/4 into r1 लिखने के बजाय उसको हमने रिप्लेस किया है बाई r1 डैश, ठीक है। सो L1 will be equal to 2 into 10 raised to power minus 7 log d divided by r1 dash। This is also in Henries per meter, ठीक है। Then for what will be the inductance of this conductor, second conductor, again it's very simple, ठीक है। इसका डिस्टेंस फर्स्ट कंडक्टर, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है 2 into 10 raised to power minus 7, this factor is there, log d distance between two conductors,
of a single phase line divided by R2 dash. What is R2 dash? R2 dash is nothing but R2 into e raised to power minus 1/4. This is again in Henry's per meter. तो टोटल जो इंडक्टेंस होगी कंडक्टर 1 प्लस कंडक्टर 2 की इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू 10⁻⁻⁷ log D डिवाइड बाई R1 डैश इंटू R2 डैश अंडर रूट H मीटर पर हेनरीज पर मीटर, इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। और लॉग में अगर कोई टर्म्स आ जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता है, इफ दे आर बीइंग एडेड ऑफ कोर्स लॉग के अंदर जब इकट्ठा करेंगे तो दे विल मल्टीप्लाई टुगेदर, ठीक है। तो जनरली ए सिंगल फेज लाइन इज देयर इफ ये एक जनरल केस था जिसमें दोनों कंडक्टर की जो रेडियाई डिफरेंट है, ठीक है। जनरली सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उसमें दे हैव द सेम रेडियस, ठीक है। सो दैट इज सो वी हैव इट्स वेरी सिंपल R1 डैश R2 डैश को जब R डैश से हम रिप्लेस करेंगे, सो व्हाट वी गेट इज वी विल गेट जो लूप की इंडक्टेंस है, सिंगल फेज कंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी होगी, सिंगल लाइन कंडक्टर की L1 विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ log D ओवर R डैश होगी। L2 इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ D ओवर R डैश इफ दे हैव सेम रेडियस, ठीक है। सो L विल बी इक्वल टू लूप की जो इंडक्टेंस है, टोटल इंडक्टेंस जो होगी, that will be equal to 4 into 10⁻⁷ log D over R dash, because R1 into R2, R1 dash into R2 dash, if R1 dash is equal to R2 dash, so R dash square होगा, R dash square का under root means that will be R dash, ठीक है। 4 into 10⁻⁷ D over R dash Henry's per meter. So these are 3 different formulae, ठीक है। L internal, L external, and then the inductance of a single phase line, ठीक है। लेकिन जनरली वी टॉक अबाउट अगर हमारे पास 3 फेज लाइन है, या फिर समटाइम्स हियर वी हैव assumed that our conductor was a solid conductor. Generally that is not the case. We have stranded conductors, ठीक है। In case of stranded conductors, of course, we have to incorporate some modifications into these formulas, ठीक है। So here is so इस concept को थोड़ा सा further develop करने के लिए, ठीक है, इस equation को, ये जो हमने equation लिखी है, इसको हम थोड़ा सा different style में लिखते हैं। देखें, फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर है? सबसे पहले तो फ्लक्स लिंकेज आपको पता होना चाहिए। फ्लक्स लिंकेज इज नथिंग बट सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय करंट थ्रू द कंडक्टर, और उस कांस्टेंट को हमने इंडक्टेंस का नाम दिया है। कोई कंडक्टर 1 है, इसकी फ्लक्स लिंकेज क्या होगी? फ्लक्स लिंकेज लैम्डा फॉर दिस कंडक्टर, इट इज नथिंग बट सम कांस्टेंट, दिस फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय करंट थ्रू दिस कंडक्टर। उस कांस्टेंट को हम इंडक्टेंस का नाम देते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ एक कंडक्टर में से 2 कंडक्टर एक दूसरे के विसिनिटी में पड़े हुए हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस या शुरू में कोई कोर्सेज पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो इस इंडक्टेंस, जब इसमें से एक, तो इसका अपना जब इसमें से करंट फ्लो करती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो चेंज होता है, तो उसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो उसके लिए हमने जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया था इंडक्टेंस की, उसको हमने सेल्फ इंडक्टेंस का नाम दिया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। लेकिन अगर उसके करीब से एक और कंडक्टर भी है और उसमें से भी करंट फ्लो कर रही, तो उसकी वजह से भी इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होती है। उसको हम जनरली सर्किट एनालिसिस में, आपको याद होगा कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड इस कंडक्टर में होती है वो किसके बराबर होती है? एक कॉइल है, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किसके बराबर होती है? L1 di1/dt प्लस mdi2/dt, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। इसमें m जो है वो दूसरा जो कंडक्टर है उसकी क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है इन दोनों कंडक्टर्स की। इज इट क्लियर? सो उस चीज को अगर हम यहाँ पे, उस कंसेप्ट को अगर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें, तो उसमें फिर जो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनकी और स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स, उनकी इंडक्टेंस निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। इसके लिए एक और किताब है, स्टीवनसन की किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है,
पावर सिस्टम एनालिसिस की, यूआईटी लाहौर में हमने उसी से पढ़ा। वो एक स्टैंडर्ड किताब है, बहुत अच्छी किताब है। बाकी जितनी भी किताबें हैं वो उसके मुकाबले में मेरा ख्याल में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी डेरिवेशंस देखें तो उसने ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसकी वजह से उसकी डेरिवेशंस हम जब करते हैं 3 फेज ट्रांसमिशन लाइंस की सूरत में, ठीक है, वो थोड़ी सी आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी, अगर वो किताब अगर आपको कहीं मिल जाती है तो वो किताब आप ज़रूर उसको भी थोड़ा सा आप स्टडी करें, ठीक है। तो थोड़ी सी उसकी डेरिवेशंस थोड़ी सी कम्प्लेक्स बन जाती है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त, अगर वो डेरिवेशंस आपको समझ आ जाए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको सॉल्व करने का, इक्वेशंस को, ये फार्मूलाज को ड्राइव करने का। लेकिन एनीवे यहाँ पे ये जो उसने ये वाली जो टेक्निक यहाँ पे इसने बताई है, इसकी वजह से चीज़ें काफ़ी सिंपल, इस कंसेप्ट की वजह से 3 फेज ट्रांसमिशन लाइंस की इंडक्टेंसेस को फाइंड करना, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स की इंडक्टेंसेस को फाइंड करना ए लिटिल बिट सिंपलर, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर की जो एक सेल्फ इंडक्टेंस है, इस कंडक्टर की जो इंडक्टेंस है L1 निकाली थी, उसमें दोनों का इफेक्ट था, इफ यू रिमेंबर। इसमें हम सेकंड कंडक्टर की वजह से करंट जो फ्लो करती थी, सेकंड कंडक्टर और दोनों के L1 बेसिकली उसमें इफेक्ट है, L11 का इफेक्ट भी है और L12 का भी इफेक्ट, इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जो L1 हमने निकाली थी। अब उस L1 को हम ब्रेक डाउन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इस कंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस और द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दिस कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की जो फ्लक्स लिंकेज होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू L11 मल्टीप्लाइड बाय I1 प्लस L12 मल्टीप्लाइड बाय I2, ये फ्लक्स लिंकेज होती है, ठीक है। L11 मल्टीप्लाइड बाय I1 प्लस L12 मल्टीप्लाइड बाय I2। अगर इसकी विसिनिटी में एक और कंडक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर L13 प्लस इसकी जो फ्लक्स, कंडक्टर 1 की जो फ्लक्स लीकेजेस होंगी, वो अगर एक और कंडक्टर यहाँ पे पड़ा हो तो फिर L11 I1 प्लस L12 I2 प्लस L13 I3 प्लस L14 I4 प्लस L15 I5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से कंडक्टर 2 की जो होगी फ्लक्स लिंकेज होगा, वो L21 I1 प्लस L22 I2 प्लस L23 I3 प्लस L24 I4 प्लस L25 I5 एंड सो ऑन, ठीक है। जो फ्लक्स लिंकेजेस को इस इक्वेशन की मदद से भी हम लिख सकते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी जी अंसारी साहब, जी जी सर, समझ आ गई? जी सर। फ्लक्स सर ये लिंकेजेस की फॉर्मूला, समझ आ गई? सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये L और मल्टीप्लाई बाय I, ये तो ये EMF से निकाला है हमने। ये फार्मूला है ना, ये आपको थोड़ी सी बेसिक्स आपको थोड़ी सी जाके पढ़नी पड़ेंगी सर्किट एनालिसिस की। ये फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला यही है। किसी भी कंडक्टर की जो फ्लक्स लिंकेज जो है ना, वो बेसिकली एल फ्लक्स लिंकेज जो है, दैट इज ऑलवेज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आई थ्रू दैट सर्किट। जी सर बिल्कुल। बात समझिए ना, ठीक है। अगर उसकी विसिनिटी में उसकी सेल्फ इंडक्टेंस, वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय I1, ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज आती है। वो आप थोड़ा सा जो सर्किट एनालिसिस का जो सेकंड कोर्स है ना, उसको थोड़ा सा जाके आप लोग रिवाइज करें, ठीक है। तो वहां से यानी डी जो है ना, वहां से अगर आप उसको जिस तरीके से हम नहीं लिख सकते E इज इक्वल टू LdI/dt हम लिखते हैं, ठीक है। वो फिर EMF इंड्यूस्ड होती है और फिर इसको फिर हम NdΦ/dt भी लिखते हैं, ठीक है। डी फाई जो है, इसको n को अंदर ले जाएं तो d/dt n इंटू फाई, तो वो बेसिकली यानी EMF इंड्यूस्ड इज ऑलवेज आल्सो इक्वल टू, आप जरा लिखें ना, अपने कागज पे लिखे हैं, चले अपने कागज पे लिखे हैं, जी सर बताएं। ठीक है। EMF induced is equal to EMF induced is equal to, जो सर्किट के हवाले से मैं बात करता हूँ, जी सर जी सर, NdΦ/dt होगा। NdΦ अगर कोई आपके पास कॉइल है, जी सर, इसको आप अंदर ले जाएं, डी से अंदर ले जाएं तो डी, तो ये
n इंटू 5 होगी ना, d डेरिवेटिव ऑफ n इंटू 5 होगी। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के अंदर भी ले जा सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। जी सर बिल्कुल। ठीक है, d5 बाई जो n5 का डेरिवेटिव आपने लिया, n5 को आप फ्लक्स लिंकेज का नाम दे दें, लेमडा का नाम दे दें, EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इट इज इक्वल टू, इसके बराबर होगी d लेमडा बाई dt हो गया। सही सही ठीक है, d लेमडा बाई dt। और अगर इंडक्टेंस इस कंडक्टर की मुझे पता हो, इंडक्टेंस कंडक्टर की अगर मुझे पता है, एक मिनट बेटा जरा, हेलो वालेकुम सलाम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, इसका तो एक सेमेस्टर तो इसने फ्रीज करवाया था, तो बाकी इसका वो कह रही थी कि कल ही उसका फोन आया था मुझे, इसका ड्रॉप का कोई केस। तो मैंने कहा कि ड्रॉप मेरे डोमेन में नहीं आता है, एक प्रोसीजर है। मैंने उसको बताया था कि रूल्स पढ़ ले, पढ़ने के बाद केस बना के मेरे पास भेज दे। तो केस वो डीन्स होते हैं, उसके पास केस बनाएगी, फिर मेडिकल कमेटी में जाएगी, उसके बाद फाइनल मैंने सिर्फ सर नोटिफिकेशन करना, बाकी प्रोसीजर इसे खुद करना है। जी जी सर। जी जी सर। जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, मैंने कल मैंने बताया था सर, मैडम को बताया था मैंने। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बेटा, तो आपने लिखा होगा E इज इक्वल टू डी लेमडा बाई dt, जी सर विच लिख इज दिया। आल्सो इज इक्वल टू, अगर इसकी इंडक्टेंस मुझे पता हो जी तो सर। L डी आई बाई dt हो गया। एल डी आई बाई डी टी, सर ये L कैसे? डी आई बाई dt, इसका मतलब है L डी आई बाई dt इज इक्वल टू जी सर बिल्कुल बिल्कुल, डी लैम्डा बाई डी टी। डी लेमडा बाई dt। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, सर dt dt लेकिन सर दोनों लेकिन साइड हम, से कैंसल। जी सर बिल्कुल। सर हमने ये पढ़ा था कि जो फ्लक्स लिंकेज होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट होता है, तो यहाँ पे ये इंडक्टेंस क्यों आ गई है? नहीं, उसमें भी देखें, उसमें क्या था, एन डी फाइव बाई डी टी एन टर्न्स थी ना। जी सर। ठीक है, तो लेकिन एन बेसिकली फ्लक्स लिंकेज की जब हम बात करते हैं तो फ्लक्स एन टर्न्स का मतलब ये है कि जब आपके पास क्वाइल हो तो वहां पे एन टर्न्स होंगी। ठीक है, लेकिन ठीक फ्लक्स का बेसिक यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने देखा वो क्या था, यहाँ पे उस तरीके के एन टर्न्स नहीं है, क्वाइल के फॉर्म में नहीं है। तो सही। लेकिन इसमें जब इंडक्टेंस की बात करते हैं, इंडक्टेंस इसमें आपने देखा होगा फ्लक्स लिंकेजेस जब इंटरनल हो तो हम आई एक्स डिवाइड बाई, आप इसको एक लूप ले लेना, आप इसको पूरे को सही। एक, अगर उसको हम इस तरीके से करें कि उसमें इंटरनल हो तो उसमें से हमने क्या किया था, जितना पोर्शन फ्लक्स का करंट का जो लिंक होता था आई एक्स डिवाइड बाई आई का नाम हमने दिया था। तो एक्सटर्नल जब हम फ्लक्स लिंकेज की बात करेंगे तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज को आई डिवाइड बाई आई, उसमें 1 से हमने मल्टीप्लाई किया था। अगर प्रीवियस इक्वेशंस आप उसको अगर देख लें, जी सर फ्लक्स समझ लिंकेजेस की गया। डेफिनेशन को जरा प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने बात की है ना, तो उसमें फ्लक्स उसकी उसकी देखिए, क्योंकि ये भी इसमें भी तो फ्लक्स आखिर लिंक होता है ना, यहाँ पे भी बिल्कुल। फ्लक्स है, इस कंडक्टर है इसके ऊपर फ्लक्स है जो कि चेंज हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से फिर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। इज इट क्लियर? यस सर। तो प्रीवियस उसको थोड़ा सा लेक्चर को देखते, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा फ्लक्स लिंकेज की जो डेफिनेशन हमने की है। सो हियर इज व्हाट वी हैव, so lambda 1 flux linkage is equal to L11 I1 plus L12 I2, lambda 2 is equal to L21 I1 plus L22 I2। ये हमारे पास हो गया, ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई फ्लक्स लिंकेजेस की। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये एक सिंगल फेज सर्किट था, तो इसमें I2 इज इक्वल टू माइनस I1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में I2 की जगह में I माइनस I1 लिख सकता हूं। तो लेमडा 1 इज इक्वल टू L11 माइनस L12 I1 हो गया।
lambda 2 is equal to minus L21 plus L22 I2, lambda 1, और इसको मैंने in terms of lambda 1 को in terms of I1 लिखा और lambda 2 को in terms of I2 लिखा. Did you get my point? ठीक है. अब if we recall previous जो हमारी जो discussion थी, ठीक है, तो उसमें हमने इसमें से इसको आप ये इक्वेशन को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि इसकी वजह से थोड़ी सी शायद कंफ्यूजन पैदा होगी. इसको मैं निकालता हूँ और ठीक है, तो ये इसको अगर हम यहाँ इसके साथ कंपेयर करें, अब देखें lambda 1 is equal to L11 minus L12 into I1, ये है. Did you get my point? Yes sir. ये कैसे आ गई? इन दोनों इक्वेशंस का तो पता चल गया आपको, lambda 1 और lambda 2. अब जो हमने L1 ड्राइव किया था, ठीक है, अगर उसको अगर हम देखें तो L1 मल्टीप्लाइड बाय I1 इज इक्वल टू lambda 1. वो जो हमने L1 ड्राइव किया था ना, वो कैसे किया था? उसमें बेसिकली lambda 1 इज इक्वल टू L1 इंटू I1 था और lambda 2 क्या था? दैट वाज L2 इंटू I2. जो पुरानी डेरिवेशंस हमने की थी वहां पे बेसिकली L1 जो निकाला था दैट इंटू I1 वाज lambda 1 और उसमें L2 जो निकाला था दैट इज L2 इंटू I2 इज इक्वल टू lambda 2. वो हमारी डेरिवेशन थी बेसिकली. लेकिन जब मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं तो इसका मतलब है कि L1 इज इक्वल टू L11 इस कंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस माइनस इस कंडक्टर की म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो L1 जो मैंने ड्राइव किया है दैट इज नथिंग बट L11 माइनस L12 और जो L2 जो मैंने ड्राइव किया था पीछे इन प्रीवियस इक्वेशन, यहाँ पे जो L1 मैंने ड्राइव किया है और L2 मैंने ड्राइव किया है. ठीक है, L1 is nothing but L11 minus I12 और L2 is nothing but minus L21 plus I2. Is it clear? Hello? Yes sir, clear है. ये प्रीवियस इक्वेशंस को आपको देखना, जो डेरिवेशंस हमने की थी उनको एक मतलब उसमें से गो थ्रू हो जाएगी तो वहां से पता चलेगा. तो इसका मतलब है L1 जो है कंडक्टर 1 की जो इंडक्टेंस है दैट इज ऑफ कोर्स कंडक्टर 1 की सेल्फ इंडक्टेंस माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस. कंडक्टर 2 की जो इंडक्टेंस L2 है कंडक्टर 2 की सेल्फ इंडक्टेंस और उसमें से म्यूचुअल इंडक्टेंस सब्ट्रैक्ट किया आपने. अब इसको अगर मैं इस फार्मूले से मैं कंपेयर करता हूं इससे, ठीक है, इस मसलन पहले इससे कंपेयर करते हैं. इसको अगर मैं कंपेयर करूं यहां पे लाके मैं लिखता हूं, ठीक है, इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं L1 किसके बराबर है? इसके बराबर है. और L1 किसके बराबर है? L11 माइनस L12 के बराबर भी है. L1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 log d ओवर R1 डैश के बराबर है और L1 जो है L11 माइनस L12 के बराबर भी है. डिड यू गेट माई पॉइंट? जी सर. ठीक है, तो क्या इस इक्वेशन में इस इक्वेशन की मदद से क्या मैं L11 इस इक्वेशन में से क्या मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? L12 जो है इस इक्वेशन में से क्या मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? दिस इज द क्वेश्चन. नहीं कर सकते सर. कर सकता हूं सर. अगर एक पता होगा तो फिर कर सकते हैं. नहीं, देखें इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 ओवर R1 डैश माइनस 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 ओवर D. लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? यस सर. पहले हम एग्री करें. इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 ओवर R1 डैश प्लस 2 इंटू 10⁻⁷ log D, log की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन log D को मैं लिख सकता हूं माइनस log 1 ओवर D. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो टर्म है इसको L1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 ओवर R1 डैश माइनस 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 ओवर D.
समझ आ गई? यस सर। जी तैमूर? नो सर, नहीं समझ आई। इसको जरा लिखे ना, अपने कागज पे सारे लिखे हैं। जी सर। L1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, ये वाली L1 की जो टर्म है। जी सर, 10 पावर माइनस log 1 over r1 dash 1 ओवर r1 डैश। जी सर। प्लस 2 इंटू 10⁻⁷ 10 पावर -7 log d। log d सर। हाँ, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। अब मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। log d को मैं लिख सकता हूँ log 1 over d, लेकिन जो बाहर साइन होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा सर। नेगेटिव हो जाएगा। अब ये टर्म क्या हो गई L1 की? L1 की टर्म क्या हो गई सर? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 ln 1 ओवर r1 डैश माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 log 1 ओवर d। जबरदस्त जबरदस्त। तो अब इसके साथ कंपेयर करें, क्योंकि इक्वेशन क्या है? दिस L11 माइनस L12 इज आल्सो इज इक्वल टू L1 के बराबर है। ये जो हमने ये ड्राइव किया है ना, L1 जो ड्राइव किया है, L1 किसके बराबर है? L1 इज नथिंग बट लेम्डा 1 इंटू L1 इंटू I1। ये जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन की थी वो बेसिकली L1 जो निकाला था, that is equal to lambda 1 is equal to L1 into I1 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 is nothing but this thing, L11 minus L12 के बराबर है। जी सर। लेकिन इसका हमने जब ब्रेक डाउन किया तो what I get is 2 into 10⁻⁷ log 1 over r1 dash minus 2 into 10⁻⁷ log 1 over d। जब इसके साथ कंपेयर करता हूं तो L11 जो है इट कम्स आउट टू बी, बिकॉज एक के साथ नेगेटिव साइन है, एक के साथ पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन वाली चीज L11 है और नेगेटिव साइन वाली चीज क्या है? L12 है। ठीक है, इसका जब ब्रेक डाउन किया मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि L11 इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 और r1 dash एंड L12 इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 over d। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, इसी तरीके से L21 L22 इसी तरीके से सिमिलरली we had L2 was equal to 2 into 10⁻⁷ log d over r2 dash। ठीक है, उसको जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा, टू पार्ट्स बनाऊंगा और उसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, बिकॉज दिस फार्मूला लैम्डा 2 इज इक्वल टू L2 के लिए जो फार्मूला ड्राइव किया था that was nothing but lambda 2 was equal to L2 into I2। तो L2 is nothing but minus L21 plus L22 के बराबर है। जब उसको L2 को जब मैं ब्रेक, जिस तरीके से यहाँ L1 को ब्रेक डाउन किया था, L2 को मैं ब्रेक डाउन करूंगा और उसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो वहां से मुझे फिर L2 is nothing but 2 into 10⁻⁷ log 1 over r2 dash और L12 और L21 it is nothing but 2 into 10⁻⁷ log 1 over d। Is it clear? यस सर। ठीक है, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, तमाशा देखें। ठीक है, अब हमने बात की थी सिर्फ 2 कंडक्टर्स की। अब हमारे पास n कंडक्टर्स है। 3 फेज लाइन हो सकती है, 5 कंडक्टर्स हो सकते हैं, 10 कंडक्टर्स हो सकते हैं। स्ट्रैंडेड कंडक्टर जो है, एक कंडक्टर उसमें बेशुमार छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो हम एक कंसेप्ट हम बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसको फिर बाद में एक जनरलाइज्ड इक्वेशंस लिखेंगे, उसको फिर पर्टिकुलर जो हमारे जो केसेस हैं उन पे फिर उन इक्वेशंस को फिट करेंगे। ठीक है, अब n कंडक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, स्पेस में n कंडक्टर्स पड़े हुए हैं। जाहिर है देयर आर कंडक्टर 1 से लेकर n तक, हर कंडक्टर का फ्लक्स अपना भी एक इंडक्टेंस होगी और हर कंडक्टर का एक इंडक्टेंस होगी किसी और कंडक्टर उसकी वजह से। उसकी फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर होगी? यानी अगर n कंडक्टर्स हैं तो कंडक्टर 1 की फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर होगी? L11 I1 प्लस L12 I2 प्लस L13 I3 प्लस L1n I n एंड सो ऑन।
इसी तरीके से लैम्डा 2 दूसरा कंडक्टर जो है उसकी भी मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स लिंकेजेस, n कंडक्टर्स की फ्लक्स लिंकेजेस में लिख सकता हूँ। द इंपॉर्टेंट थिंग इज n कंडक्टर्स हैं तो उनमें से किसी में से करंट वापस जा रही होगी, किसी में से करंट एक डायरेक्शन पे जा रही है, तो ओवरऑल जो करंट्स का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 0। थ्री फेज कंडक्टर्स में भी क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। n कंडक्टर्स में भी ऑफ कोर्स इन सब के जो करंट्स को ऐड करेंगे तो कोई रिटर्न पाथ तो होगा ना, किसी न किसी कंडक्टर में से वापस जा रही होगी। तो इन सब का सम जो है दिस इज ऑफ कोर्स बेसिक इक्वेशन, दिस विल बी ऑलवेज वैलिड। ऐसे नहीं होगा कि एक कंडक्टर में से करंट जा रही है और उसके बाद वापसी का रिटर्न पाथ ही नहीं है। ठीक है, सो n कंडक्टर्स आर देयर, I1 प्लस I2 डैश डैश I प्लस IN इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? नाउ इसकी जब मैं ये वाली इक्वेशन लिखूंगा, लेमडा 1 इज इक्वल टू L11 I1 प्लस कंडक्टर 1 जो है, n कंडक्टर में से पहले करंट कंडक्टर की फ्लक्स लिंकेजेस विल बी L11 I1 प्लस L12 I2 प्लस L13 I3 प्लस L14 I4 डैश डैश एंड सो ऑन। उसको एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, किसी एक करंट की जो इंडक्टेंस है, फ्लक्स लिंकेज है, ith कंडक्टर की फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर होगी, उसकी अपनी सेल्फ, आई का मतलब सेल्फ है, LII multiplied by current through that conductor plus mutual inductances। ith कंडक्टर और फर्स्ट कंडक्टर के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कंडक्टर की करंट प्लस ith कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर की जो करंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस से मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कंडक्टर की करंट एंड सो ऑन। तो ये जो मैं इस इक्वेशन को मैं बार बार मैं इसको कोट कर रहा हूं, इसको मैं रेफर कर रहा हूं, तो इसमें एक लंबी इक्वेशन आ जाएगी। उसको जब कंपैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर 3 कंडक्टर्स हैं तो सिंपली क्या होगा, L11 कंडक्टर 1 की फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर होगी, L11 I1 प्लस L12 I2 प्लस L13 I3। और कंडक्टर जो 2 है उसका म्यूचुअल वो जो है फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर होगी, दैट विल बी L21 I1 प्लस L22 I2 प्लस L23 I3 and the flux linkage of conductor 3, it will be equal to L31 I1 plus L32 I2 plus L33 into I3 होगी। Is it clear? So उसको एक कंपैक्ट फॉर्म में लिखा है। लेकिन कंडक्टर 1 की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷। किसी भी कंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होती है, जैसा कि शुरू में आपको बताया कि 3-4 इक्वेशंस है, वो आप जहन में रखेंगे तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, चीजें समझना बहुत आसान है। इसमें हमने देखा कि कंडक्टर 1 की सेल्फ इंडक्टेंस, किसी भी कंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 ओवर उस कंडक्टर की अपनी जो फिक्टिशियस रेडियस जो है, ठीक है, log 1 ओवर R1 डैश। L22 किसके बराबर होगी, 2 इंटू 10⁻⁷ 1 ओवर R2 डैश। L33 किसके बराबर होगी, 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 ओवर R3 डैश। L12 किसके बराबर होगी, 2 इंटू 10⁻⁷ log ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर 1 एंड 2। L13 किसके बराबर होगी, L12 और L21 बराबर होगा। L13 किसके बराबर होगी, 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 ओवर D। लेकिन 1 और 2 के दरमियान जो D है वो नहीं लेंगे, 1 और 3 के दरमियान जो D है वो लेंगे। यहाँ पे L1n किसके बराबर होगा, 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 ओवर D1n। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इन इक्वेशंस की मदद से आई कैन पुट किसी भी फ्लक्स, किसी भी कंडक्टर की जो फ्लक्स लिंकेज है, दैट इज ऑफ कोर्स 2 इंटू 10⁻⁷। इस इक्वेशंस में 2 इंटू 10⁻⁷ में कॉमन निकालता हूं। यहाँ पे इन सब में LIJs में जो 2 इंटू 10⁻⁷ का फैक्टर कॉमन है उसको बाहर निकालूंगा। ith कंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस और दिस इज म्यूचुअल। बाकी इंडक्टेंस, बाकी जो कंडक्टर्स की वजह से जो इसमें इंडक्टेंस आती वो वाली टर्म ये है। इसके अपनी सेल्फ इंडक्टेंस की सेल्फ जो उसकी वजह से जो फ्लक्स लिंकेज है वो किसके बराबर होगी, I1 2 इंटू 10⁻⁷ I1 into log of 1 over R1 dash। Is it clear? Plus
क्योंकि यहाँ पे, और ये चीज क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है, ये फ्लक्स लिंकेज आई L11 LII इंटू I1 है, तो LII किसके बराबर है, 2 इंटू 10⁻⁻7 log 1 और RI डैश के बराबर है। उसको करंट I1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो जैसा कि इस फार्मूले में है, प्लस बाकी टर्म्स क्या है, किसके बराबर है, ये LIJ कंडक्टर I और J के दरमियान, फिर I और K के दरमियान, I जितने भी कंडक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से जो इसमें जो फ्लक्स लिंकेज इस कंडक्टर 1 I के ऊपर आ जाती है, उसके लिए ये फार्मूला, ये वाली टर्म है। इसमें LIJ यहाँ से ये जो इक्वेशन है L12, इसको जनरलाइज करें, LIJ विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 log 1 ओवर DIJ। LII किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻7 log 1 ओवर RI। इज इट क्लियर? तो उस चीज को जब आप यहां पे रखेंगे तो ये एक उस किसी भी कंडक्टर की फ्लक्स लिंकेज आ जाएगी। अगर इसको समझ नहीं आई है तो इसको थोड़ा सा देख लें, लेकिन अगली एग्जांपल को अगर हम देखेंगे तो वहां से आपको इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी ये इक्वेशन बेसिकली क्या है। ये देखें, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमारे पास 3 फेज लाइन है, उसमें कंडक्टर 1 है, कंडक्टर फेज ए का कंडक्टर है, देयर इज कंडक्टर ऑफ फेज 2, देयर इज कंडक्टर ऑफ फेज 3, ठीक है, एंड स्पेसिंग इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये है कंडक्टर 1 और फेज ए फेज बी के दरमियान डिस्टेंस d है, फेज बी और फेज सी के दरमियान डिस्टेंस d है, फेज सी और फेज ए के दरमियान डिस्टेंस d है। Another important thing is these are solid conductors, not the stranded conductors. Later on we will talk about how these formulae will change, ठीक है, if we have stranded conductors. At this moment just we assume that the conductors are solid conductors. Did you get my point? ठीक है, now the things are very simple. इसकी मैंने इंडक्टेंस निकाल दी, फेज ए की इंडक्टेंस कितनी है, फेज बी की इंडक्टेंस कितनी है, फेज सी की इंडक्टेंस कितनी है। वेरी सिंपल। पहली चीज तो ये है कि I1 IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल टू 0। अब कंडक्टर 1 जो है उसकी मैंने फ्लक्स लिंकेज निकालना है, तो फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻7 IA log 1 और R डैश R1 डैश, इनके रेडियाई भी सेम है तीनों कंडक्टर्स के, ठीक है। I1 इसकी फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर होगी, L11 इंटू I1 प्लस L12 इंटू I2 प्लस L13 इंटू I3, जो शुरू में मैंने इक्वेशन बनाई थी आप लोगों को। लेकिन L11 किसके बराबर है, L11 इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁷ log ओवर log 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 ओवर R डैश के बराबर है L11। L12 किसके बराबर होगी, that is equal to 2 इंटू 10⁻⁷ log 1 ओवर D12। D फेज ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, लेकिन चूंकि डिस्टेंस सब में D है तो इस वजह से हमने इसको क्या ले लिया, इसको हमने D12 लिखने के बजाय इसको हमने 1 ओवर D कर दिया, ठीक है। 1 और C के दरमियान ये वाली टर्म 2 इंटू 10⁻⁷ IC इंटू log 1 ओवर D बेसिकली क्या चीज है, L13 इंटू log ऑफ 1 ओवर D13। D13 जो है फेज ए और फेज सी के दरमियान भी डिस्टेंस D है, ठीक है। सो लेमडा ए इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁷ IA log 1 ओवर R1 डैश प्लस IB log 1 ओवर D प्लस IC log 1 ओवर D। इज इट क्लियर? ये कंडक्टर 1 की म्यूचुअल कंडक्टर 1 के फ्लक्स लिंकेजेस हैं, बिकॉज देयर इज सिमेट्री। कंडक्टर 2 या फेज बी का जो कंडक्टर है इट हैज द सेम रेडियस, फेज सी का कंडक्टर है it has the same radius, and the distances between all these conductors is same, it is D. It means that when I write flux linkages for conductor B, that will be also like this, but only instead of IA we will have IB। यहाँ पे क्या होगा, IA होगा और यहाँ पे क्या होगा, IC होगा। लेमडा सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पे उसकी कंडक्टर सी की सेल्फ इंडक्टेंस होगी, ठीक है। सो 1 और R डैश, यहाँ पे IC आएगा, यहाँ पे IB की टर्म आएगी, यहाँ पे IC आ जाएगी। कंडक्टर ए की म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स लिंकेजेस आई नो, कंडक्टर बी की फ्लक्स लिंकेजेस आई नो, कंडक्टर सी की फ्लक्स लिंकेजेस आई नो। वंस आई नो द फ्लक्स लिंकेजेस,
और फ्लक्स लिंकेजेस को जब उस कंडक्टर की करंट से डिवाइड करूंगा तो मुझे उस कंडक्टर की क्या चीज आ जाएगी, आई विल गेट द इंडक्टेंस। लेकिन यहाँ पे अगर तो यहाँ पे सारी जगहों पे आई ए होता तो सिंपली मैं इस आई ए को यहाँ पे लेमडा डिवाइड बाय आई ए कर देता हूँ। राइट साइड पे व्हाट वुड आई गेट, आई वुड गेट द इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूं कि यहाँ पे आई ए भी है, आई बी भी है, आई सी भी है, तो आई ए को आइसोलेट करके यहाँ नीचे लिखने मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज very important equation that I have written at here, IA plus IB plus IC, यहां से मैं लिख सकता हूं IB plus IC is equal to minus IA। इस टर्म में देखें ये टर्म और ये टर्म क्या है, कॉमन है, तो इसको इन दोनों टर्म्स को मैं लिख सकता हूं IA plus IB plus IC into 1 over D। ठीक है, IB और IC को मैं रिप्लेस कर सकता हूं माइनस IA से। Therefore the flux linkages of conductor A, इसको मैं लिख सकता हूं 2 into 10 raised to power minus 7 IA log 1 over R dash minus IA log 1 over D। इसमें से ये वाली जो टर्म है, इसका मतलब ये हुआ यहां से IA को मैं कॉमन निकाल सकता हूं 2 into 10 raised to power minus 7 IA log D over R dash। और इंडक्टेंस हमेशा किसके बराबर होती है, फ्लक्स लिंकेजेस इज इक्वल टू इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट थ्रू दैट कंडक्टर। तो करंट थ्रू दैट कंडक्टर इज IA, तो इंडक्टेंस किसके बराबर होगी, इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेजेस डिवाइडेड बाय करंट थ्रू दैट कंडक्टर, लैम्डा A डिवाइड बाय IA। IA को जब मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 2 into 10 raised to power minus 7 log D over R dash आ जाएगा। So this is the inductance of per meter, Henry's per meter, 2 into 10 raised to power minus 7 IA log D over R dash। IA खत्म हो जाएगी, यहां से दूसरी साइड पे जब डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास LA आ जाएगा, कंडक्टर 1 की फेज A की इंडक्टेंस आ जाएगी, which comes out to be 2 into 10 raised to power minus 7 log D over R dash। ठीक है, because there is symmetry, exactly same distance पे है, तो LB भी उसी तरह का होगा और LC भी LA मैंने निकाला तो LB भी वही होगा, LC भी यही होगा, क्योंकि फ्लक्स लिंकेजेस जो हैं डिस्टेंसेस सेम है, रेडियाई सेम है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो फ्लक्स लिंकेजेस है सेम एज फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ फेज B, सेम एज फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ फेज C। देयरफॉर द इंडक्टेंस पर मीटर लेंथ ऑफ each phase it is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 log D over R dash। Is it clear? ठीक है, और इसको पर मीटर है, अगर आपके पास 1000 मीटर की लेंथ का फेज A है, ठीक है, ऑफ कोर्स सबकी लंबाई सेम है, 1000 मीटर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है, तो फेज A की जो इंडक्टेंस किसके बराबर होगी, 2 into 10 raised to power minus 7 log D over R dash मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको उसने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके लिखा इस फार्मूले को, ये 2 raised to power minus 7 के फैक्टर्स को अपने साथ चलाने के बजाय उसने इसको ये कर दी, ये हेनरीज पर मीटर है, रिमेंबर इसकी जो इंडक्टेंस हम निकालते हैं ना, दैट इज L इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power minus 7 हेनरीज पर मीटर है। ठीक है, तो उसको फिर उसने थोड़ा सा हेनरीज पर मीटर की जगह ये जो 10 raised to power minus 7 का फैक्टर आता था, ठीक है, उसमें से उसको उसने मिली हेनरीज में लिखा। मिली हेनरीज में लिखेंगे तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट विल बी इज इक्वल टू, और पर किलोमीटर में कर दिया, मिली हेनरीज पर किलोमीटर में करेंगे तो ये 10 raised to power minus 6 की जो टर्म है, 10 raised to power minus 7 में से 10 raised to power minus 6 खत्म हो जाएगा, बिकॉज हियर वी हैव मिली हेनरीज पर किलोमीटर। और जो 10 raised to power वो जो 10 raised to power minus 1 वाला जो फैक्टर आता है उसको फिर उसने 2 की जगह उसने 0.2 लिखा। ठीक है, जो सो उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई, L इज इक्वल टू 0.2 log D over S मिली हेनरीज पर किलोमीटर, इसमें से R डैश की जगह उसने DS लिखा है। ठीक है, DS बेसिकली दिस इज R डैश। ठीक है, सो इसको इसके बारे में फिर हम बाद में बात करेंगे। ये टर्म एक तो ये है कि एक सिमेट्री है, यहाँ ऊपर D का फैक्टर आ तो R को अलग अलग से लिखने के बजाय यहाँ पे हमने D लिखा है। ठीक है, लेकिन अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इसकी थोड़ी सी इसको D लिखने की एक खास वजह भी है, वो फिर अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि R डैश
की जगह उसने डी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी सिमेट्री भी है, ऑफ कोर्स ऊपर भी डी का लफ्ज आ रहा है, नीचे भी डी का आ रहा है, ठीक है। सो डिड यू गेट माय पॉइंट? सो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन की जो सिंगल कंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 log d ओवर ds हेनरीज पर मीटर, और LA is equal to 0.2 log of d over ds मिली हेनरीज पर किलोमीटर। अगर मिली हेनरीज पर किलोमीटर में आप लिखते हैं तो ये ज्यादा, ये इक्वेशन मेरे ख्याल में ज्यादा इसलिए मुनासिब है कि ट्रांसमिशन लाइंस की लेंथ जो होती है हमें किलोमीटर्स में गिवन होती है, ठीक है। इफ हेनरीज पर मीटर में लिखें तो देन वी हैव टू कन्वर्ट दैट किलोमीटर इनटू मीटर्स फर्स्ट to find the inductance of a single conductor. Rather than doing that, if we write this equation for the inductance is equal to 0.2 log d over ds मिली हेनरीज पर किलोमीटर में करेंगे तो थोड़ी सी हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। नाउ हियर the things were very simple because there was symmetry. The distances between the conductors, ठीक है, that was equal to d. But generally this is not the case. If there is no symmetry between the distance between the conductors is not symmetric. For example, here we see that the distance between phase A and phase C is equal to D13. The distance between phase A and phase B is equal to D12. The distance between phase C and phase A is equal to क्या है? D23 है। उन डिस्टेंसेस की वजह से यहाँ पे तो हमने एक ट्रिक इस्तेमाल की ना, log, because the distances were same, therefore just we took common log 1 over d, इसमें से हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया हमारे पास? IA प्लस IB प्लस IC रह गया। IB प्लस IC को हमने क्या किससे रिप्लेस किया? IA से रिप्लेस किया। वहां से फिर IA को हमने कॉमन निकाला, उसको फिर दूसरी साइड पे आया लेमडा डिवाइड बाई IA कर दिया, तो हमारे पास इस साइड पे हमारे पास इंडक्टेंस रह गई। लेकिन यहाँ पे जब डिस्टेंस इज नॉट सिमेट्रिक, वी कैन नॉट यूज दिस ट्रिक, ठीक है। कॉमन निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंसेस सेम नहीं है। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे ये देखें। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, लेमडा ए फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ दिस कंडक्टर, फेज ए की कंडक्टर की जो फ्लक्स लिंकेजेस हैं। ये अब तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए लिखना। 2 into 10⁻⁻7 into IA log of 1 over r dash, ये log 1 over r dash into 2 into 10⁻⁻7 बेसिकली L11 है। L12 किसके बराबर है? 1 और 2 की वजह से इंडक्टेंस किसके बराबर है? That is 2 into 10⁻⁷ log D12, 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन उसको IB से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो that will be the flux linkages of conductor 1 due to the flux in conductor 2, ठीक है। सो IB into log 1 over D12 plus IC current in conductor C multiplied by log 1 over D13, 1 और 3 के दरमियान, ठीक है। सो these are the flux linkages of conductor A, these are flux linkages of conductor 2 or phase B, these are the flux linkages of phase C. प्रीवियसली हमने ट्रिक इस्तेमाल की थी because D12 was equal to D13, ठीक है। तो सो इस टर्म को हमने कॉमन निकाला था, IB प्लस IC कर दिया था, और IB प्लस IC को हमने रिप्लेस कर दिया था IA से। यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे IB प्लस IC हम लिख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये वाली टर्म्स कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जब हमारे पास सिमेट्रिक ना हो तो इसमें से IA को हम यहाँ से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि IA अगर यहाँ से किसी तरीके से अलग हो जाता तो उसको लेमडा डिवाइड बाय IA लिखता और राइट हैंड साइड पे हमारे पास उस कंडक्टर की इंडक्टेंस आ जाती। यहाँ पे ये ट्रिक नहीं कर सकता हूँ बिकॉज IB और IC जो है, ठीक है, IB इंटू log 1 over D12 है प्लस IC इंटू log 1 over D13 है। इसी तरीके से लेमडा B लिखूंगा, लेमडा B विल बी नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁷ log लेमडा बी कंडक्टर और ए कंडक्टर के दरमियान डिस्टेंस है log 1 over D12, कंडक्टर 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस, प्लस IB। जब IB लेमडा बी जब हम लिखते हैं तो IB मल्टीप्लाइड बाय उस कंडक्टर का अपना जो रेडियस है, फैक्टिशियस रेडियस, प्लस IC। लेमडा बी की जो फ्लक्स लिंकेज IC की वजह से होती तो IC log 1 over D23, ठीक है, 2 और 3 के दरमियान,
ठीक है। सिमिलरली लेमडा सी इज नथिंग बट 2 into 10⁻⁻7 IA log distance between conductor A or C 1/D13 plus IB current in conductor B multiplied by log 3 और उस कंडक्टर B कंडक्टर के दरमियान डिस्टेंस प्लस IC, जब करंट C की जब हम लिंकेज निकालते तो IC मल्टीप्लाइड बाय उसकी अपनी जो फैक्टिशियस रेडियस है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, इन दिस इक्वेशन वी कैन नॉट आइसोलेट लेमडा ए निकालने के लिए आई ए यहाँ पे अलग होना चाहिए, बाकी आई बी और आई सी की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, ताकि उस आई ए को दूसरी साइड पे ले जाके लेमडा ए डिवाइड बाय आई ए कर ले, लेमडा बी डिवाइड बाय आई बी कर ले यहाँ पे, ताकि हमारे पास एल बी आ जाए, लेमडा सी डिवाइड बाय आई सी कर ले ताकि हमारे पास यहाँ पे एल सी आ जाए। लेकिन ये इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, आई ए आई बी और आई सी को मैं इस तरीके से लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है, ड्यू टू द unsymmetric distances between these conductors, ठीक है। So flux linkages को I can also write these flux linkages in terms of some matrix form, lambda is equal to L into I के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। So ये जो मैट्रिक्स है L मैट्रिक्स, it is given to us by this matrix, it's very simple, ठीक है। लेकिन इसमें एक हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज दियर, ठीक है। So here is what we have. यहाँ पे IA, we already know that IA IB is nothing because it is a three-phase system. IB is nothing but IA से ये 240 डिग्रीज या -120 डिग्री क्या होती है, IB जो है इससे लेग करता है, या 240 डिग्रीज इससे लीड करता है। IC जो है वो 120 IA से लीड करता है या 240 लेग करता है। जब लेग IA को जब मैं लेग के फॉर्म में लिखूंगा, IC विल बी इक्वल टू IA एंगल -240 लिखूंगा। जब लीड के फॉर्म में लिखूंगा तो IC विल बी इक्वल टू IA एंगल 120 लीड करेगा। इज इट क्लियर? सो इसमें उसने ये किया है कि 1 एंगल 240, 1 एंगल 1, यहाँ पे IA लिखा हुआ है ना, 1 एंगल 120, उसको उसने ए का नाम दिया है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, IC को मैं लिख सकता हूँ IA इंटू ए, ठीक है, ताकि ये जो साथ साथ एंगल और ये चीजें लिखते हैं उसको मैं खत्म करूं, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं, IB को मैं लिख सकता हूं IA मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, कम्प्लेक्स नंबर जो अपने शेयर किया था, ठीक है। ए किसके बराबर है? ए इज नथिंग बट ए इज इक्वल टू 1 एंगल 120, ये हमारे पास एंगल है ए बेसिकली ये चीज है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लेते हैं, ए ये है, तो IB को मैंने कैसे लिखा है? IB इज इक्वल टू, IB इफ यू रिकॉल, IB इज नथिंग बट IA से क्या है, IA उसके साथ अगर मैं ये फैक्टर मल्टीप्लाई करूं, IB सॉरी ये A को मैंने लीड किया है ना, तो इफ यू रिकॉल वहां से IC जो है, IC हमारे पास किसके बराबर है? IC वाज इक्वल टू IA एंगल 120 लीड करता है, ठीक है, IC। सो यहाँ पे IA किसके बराबर, IC किसके बराबर होगा? IC इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, IC इज इक्वल टू IA एंगल 120, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है। आई कैन राइट इट लाइक दिस, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, IA। अब ये बिल्कुल मैं बेसिक लेवल पे जाके बात कर रहा हूं, हालांकि ये मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन एनीवे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए, IA मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, एंगल 120, ये कर सकता हूं, ठीक है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो और ये चीज जो है ये हमारे पास किसके बराबर है? दिस इज नथिंग बट A। तो IC को मैं लिख सकता हूं, IC इज नथिंग बट A इंटू IA। इज इट क्लियर?
So this thing has been done here. IC is equal to A into IA. और complex number IA क्या चीज है? IA is nothing but IA is this thing. IA हमारे पास ये चीज है. complex number का स्क्वायर ले ले तो स्क्वायर सिंपली क्या करता है, इसको स्क्वायर करें और उसके बाद एंगल क्या हो जाएगा. व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द एंगल, एंगल जाके वो जो स्क्वायर की टर्म है 2 जो है जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई होती है. अगर कंप्लेक्स नंबर की पावर में 3 लिखता हूं, इसकी पावर 3 होगी तो 1 की पावर 3 और एंगल क्या होगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 3 बिकॉज दिस कंप्लेक्स नंबर. ठीक है, तो कंप्लेक्स नंबर की थ्योरी आपको याद है ना, कुछ याद नहीं है? हेलो, याद है सर. ठीक है, इसको मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूं. अगर यहां से समझ नहीं आती क्यों मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया अंदर ले जाके, कंप्लेक्स नंबर को मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं e रेज़ टू पावर माइनस j120. लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं इसको? जी सर लिख सकते. ठीक है, अब 1 e रेज़ टू पावर माइनस j20 का स्क्वायर ले ले, किसी भी चीज का स्क्वायर ले ले, j20 का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर अंदर जाएगा और 120 के साथ मल्टीप्लाई होगा. j120 की जगह माइनस j120 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा. e रेज़ टू पावर, इसको मैं लिख सकता हूं e रेज़ टू पावर माइनस j प्लस j120. सॉरी, यहाँ पे प्लस है, अक्सर वो माइनस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेग के फॉर्म में लिखते हैं, तो इस वजह से ये है मेरे पास इक्वेशन. इसको पोलर फॉर्म में ये लिख सकता हूं. अब इसकी पावर में स्क्वायर करता हूं, या इसकी पावर 3 कर दे या पावर x कर दे. अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है. तो ये चीज मेरे पास हो जाएगी e रेज़ टू पावर j120 इंटू इसकी पावर x रखी, 120 इंटू x हो जाएगी. ठीक है, और इसको फिर मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में लिखूं, रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं मेरे ख्याल में, या पोलर फॉर्म, एनीवे. ठीक है, इसको फिर मैं लिख सकता हूं 1 एंगल 120 मल्टीप्लाइड बाई x. वेरी सिंपल. ठीक है, सो यहां से अब मैं बस 2 मिनट में मैं कंक्लूड करता हूं. ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूं, IB को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर IA, IC को मैं लिख सकता हूं a इंटू IA. तो इसका मतलब ये हुआ कि LA को मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ, यहां पे ये देखें, log LA इज नथिंग बट लेमडा. अब यहां पे IB जो है, इसमें से IB को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाई a स्क्वायर IA. IC को मैं रिप्लेस कर सकता हूं a इंटू IA. यहां से मैंने रिप्लेस किया, IB और IC को मैंने रिप्लेस किया. ठीक है, तो व्हाट आई गेट इज LA. अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें से A अलग हो जाएगा. A को जब मैं दूसरी साइड पे लाके लेमडा A डिवाइड बाई A कर दूंगा तो इस साइड पे फिर मेरे पास रहेगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 log 1 ओवर R डैश प्लस A स्क्वायर log 1 ओवर D12 प्लस A log 1 ओवर D13. सिमिलरली LB जो है वो इसके बराबर आ जाएगी, LC इसके बराबर आ जाएगा. इज इट क्लियर? LA भी आ गया मेरे पास, LB भी आ गया मेरे पास, L3 भी आ गया. लेकिन बड़ा अजीब सा काम हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, एक चीज तो ये कि ये तीनों फेजेस की इंडक्टेंसेस इक्वल नहीं है. ठीक है, दूसरा एक और मसला है, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म्स भी हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंसेस में जब हम देखते हैं तो A स्क्वायर लेंगे तो एक इमेजिनरी टर्म आ जाएगी, A से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, A को मैं लिख सकता हूँ A इज नथिंग बट 1 एंगल 120 के बराबर है. A इज नथिंग बट 1 एंगल 120. तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 120 प्लस j sin 120. तो इसका मतलब है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है. तो इस इक्वेशन में भी एक इमेजिनरी पार्ट है. इसको जब हम इंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे रियल पार्ट भी आ जाएगा. ये मसला तो हमने हल कर दिया, IA को किसी तरीके से हमने अलग कर दिया, दूसरी साइड पे ले गए. इज इट क्लियर? लेकिन ये इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी, इमेजिनरी इसका रियल पार्ट भी होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा. इस LB की का रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी इसका रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा. इंडक्टेंस इज ए रियल. लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिक, यहाँ पे ये मसला नहीं आया था. Here we didn't have this issue. Is it clear? But when the distance is not symmetric between the conductors, we get this issue. The formula that we drive, okay, for the inductance, it will have a real part plus imaginary part.
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ डू वी फिक्स दिस इशू, दिस ये जो मसला है, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर, टुमारोज लेक्चर. डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर. यस सर. ये चीजें समझ आ गई आप लोगों को? जी सर. वेरी सिंपल थिंग्स, बट यू हैव टू स्टडी ऑफ कोर्स. अगर आप पढ़ेंगे समझ आ जाएगी, अगर साथ साथ अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान चीजें हैं. ये बस ये 2-3-4 फार्मूले हैं, इनको हम मैनिपुलेट करते रहते हैं, इनको हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट सिचुएशंस. ऑफ कोर्स वी ट्वीक देम टू फिट, ठीक है, एट ए गिवन सिनेरियो. एनी क्वेश्चन?